हेलो, मेरा नाम राहुल वर्मा और आज हम देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर आज हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता और सरल घनी संरचनाओं में जो संकुलन क्षमता कितना होता है, संकुलन कितना खाली होता है, कितना भरा हुआ होता है, उसके आयनों, परमाणु और आयन से वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले संकुलन क्षमता होता क्या है। तो संकुलन क्षमता एक होता यह है कि अगर हम डायरेक्ट देखें तो एकक कोष्ठिका में अवयवी कण द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक सेल का कुल आयतन गुणा 1000 गुणा 100। अगर इसको परसेंट में निकाले तो ये गुणा 100 लिखते हैं। अब ये ऐसे देखने से तो समझ नहीं आता, मैं इसको साधारण शब्दों में समझाता हूँ। जैसे मान लो एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर जैसे ये आधा भरा हुआ है, मान लो यहाँ पे 30% भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ टोटल भर सकते हैं हम 100%। तो हम निकालेंगे कैसे, टोटल भर सकते हैं 100%, तो निकालेंगे कैसे, ऊपर लिखते हैं 30, ठीक है, इसको परसेंट में नहीं मानते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं कि इसमें 100, मान लो 100 कुछ सामान 100 भर सकते हैं और इसमें 30 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो 30 बटे 100 लिखेंगे और जैसे हमको परसेंट निकालना है तो गुणा 100 लिखेंगे। तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या 30%। तो 30% हिस्सा जो भरा हुआ है तो बचेगा कितना, 100% में अगर 30% भरा हुआ है तो बचेगा कितना, 70%। तो इसको बोलते हैं हम संकुलन क्षमता। तो उसकी क्षमता और कितना है कि 70% और उसमें भर सकते हैं कोई भी सामान। जैसे कि हम परसेंट, सिंपल से शब्दों में हम परसेंट निकालते कैसे, जैसे हमारा सब्जेक्ट होता है 600 नंबर का टोटल नंबर होता है, मान लो हम 300 नंबर लाए हैं, तो परसेंट कैसे निकालते हैं, 100 लिखेंगे, तो ये 100 कटे 2 शून्य कटेगा, इधर 2 शून्य, 6 पंचे 30, ये तो 50% हमारा मार्क्स होता है। तो इस तरह से हम 50% लाते हैं और बचा कितना, 50% तो हम लाए हैं और कितना और ला सकते हैं, और कितना ला सकते थे, 50% और एक्स्ट्रा ला सकते थे, तो टोटल 100%। वैसे ही होता है आयनों में। आयनों में संकुलन क्षमता जो एकक कोष्ठिका है, इसको बोलेंगे हम एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में जितना परमाणु अंदर है उपस्थित, उसके अलावा हम कितना परमाणु के लिए और जगह बचे हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे, घेरा गया आयतन, मतलब ये वाला आयतन जो हम पहले से ऑलरेडी घेरा गया है, उसके बदले में क्या लिखेंगे, एकक सेल का कुल आयतन। कुल आयतन मतलब इस बॉक्स का कितना टोटल आयतन, घेरा गया आयतन, तो घेरा गया आयतन एससीसी। एससीसी क्या होता है, संरचना, संकुलन क्षमता। सरल घनीय संरचना में, सरल घनीय संरचना में कितना होता है, टोटल घेरा हुआ आयतन एक परमाणु, ठीक है, टोटल कितना होता है, एक परमाणु रहता है ना, इसमें यहाँ लिखने से नहीं दिखेगा, एक परमाणु, ठीक है, परमाणु, एक परमाणु टोटल क्या होता है, सरल घनीय संरचना में एक परमाणु घेरा गया होता है। कैसे एक परमाणु, देखो एक जो ये सिंबल है, ये जो परमाणु है वो 1/8 हिस्सा इसके अंदर रहता है, और ऐसे ऐसे 8 परमाणु हैं तो गुणा 8 कर देते हैं, तो एक एक कटा, तो टोटल कितना है, एक परमाणु। इसके अंदर एक परमाणु है। अब एक परमाणु जितना जगह घेरा हुआ है और उसके अलावा कितना जगह और बचा हुआ है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे संकुलन क्षमता से, उसको बोलते हैं हम संकुलन क्षमता। तो हम नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम इस भुजा को हम लेते हैं ए, किसी भी भुजा को हम मान लेते हैं ए, इसमें सभी भुजा क्या है, इसको भुजा को हम मान लेते हैं ए, ठीक है, जितना भी भुजा उसको मानेंगे क्या, ए, तो ए होता है भुजा। अब इस ए भुजा में कितनी त्रिज्या है, देखो एक, अगर हम भुजा की बात करें तो इसमें अगर हम ऐसे दो परमाणु बनाते हैं, ऐसे ही बनाए ना, ठीक है, इसके अंदर फिर एक परमाणु है, इसके अंदर फिर एक परमाणु है, पीछे फिर एक परमाणु है, ऐसा है, तो 4 परमाणु को हम मिला के, तो इस परमाणुओं के बीच में कितना आर है, एक आर, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या, तो ये 2r के बराबर है, ठीक है, ये किसके बराबर है, ए जो है, एक जो भुजा है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है, तो 2r यहाँ लिख दें। अब हम निकालेंगे कि टोटल आयतन कितना होता है, ठीक है, ये तरह है इसका, तो टोटल आयतन, तो कुल आयतन कितना हो जाएगा, कुल आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, टोटल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्या होता है, आयतन, कुल आयतन। तो आयतन जो होगा, देखो बहुत ही सिंपल है ना, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो a इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा a क्यूब। अगर हम सिंपल है, अगर एक भुजा के लिए निकाले हैं तो 2r, तो 3 भुजा के लिए निकालेंगे तो क्या हो गया, 2r की पावर 3, तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा 8r³। ठीक है, भुजा कितना हो जाएगा, टोटल आयतन, कुल आयतन क्या हो जाएगा इसमें 8r³। अब ये रहा कुल आयतन, कुल आयतन। ठीक है, अब कुल आयतन में, ठीक है, अब देखेंगे कि हम एक परमाणु, इसके अंदर कितना है, एससीसी में सरल घनी संरचना में एक परमाणु है, तो एक परमाणु का आयतन, ठीक है, ये तो रहा कुल आयतन। कुल आयतन ना, हम कुल आयतन निकालेंगे और घेरा गया आयतन, तो घेरा गया कितना है, एक ही परमाणु है ना इसके अंदर, तो एक ही परमाणु जितना जगह घेरेगा उसको निकालेंगे। तो एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा, तो एक परमाणु को हम गोला मानते हैं और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4/3 πr³। ठीक है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4/3 πr³। अब हम निकाल तो लिए एक परमाणु का आयतन, मतलब जो इसके अंदर एक परमाणु है वो, और टोटल आयतन। अब दोनों को क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, जो एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन क्या होता है, घेरा गया आयतन, और होता है कुल आयतन। ठीक है, घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन, कुल आयतन। ठीक है, कुल आयतन, तो घेरा गया आयतन कितना है, कितना घेरा गया है, ये 4/3 πr³। कुल आयतन कितना है 8r³, 8r³। अब सिंपल है तो इसको कैलकुलेट करेंगे। अब परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में निकालेंगे तो 100%। ठीक है, परसेंट में निकालना है तो 100% लिख देते हैं। अब अगर इसका कैलकुलेट करते हैं तो 52.4% इसका आता है संकुलन क्षमता। अब यदि एक क्यूब के अंदर एक ही परमाणु स्थित है, हम सरल घनी संरचना में देख चुके हैं कि एक परमाणु स्थित है। अगर आप इस एक परमाणु कैसे आया उसको नहीं जानते तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सरल घनी संरचना में एक परमाणु होता है, तो एक परमाणु द्वारा घेरा गया कितना स्पेस है 52.4%। तो बचा कितना परसेंट और बचा है खाली स्थान 47.6% इसमें क्या है खाली है और परमाणु आ सकता है। ठीक है, सरल घनी जालक में संकुलन क्षमता देखने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अंतः केंद्रित घनी संरचनाओं में संकुलन क्षमता। अंतः केंद्रित मतलब होता है बीसीसी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में अंतर बस इतना होता है, सरल घनी में सिर्फ किनारों पे एक एक परमाणु होता है और बॉडी सेंटर्ड में अंतः केंद्रित में होता है एक सेंटर में भी एक परमाणु होता है। अब हम इसके लिए निकालेंगे कि संकुलन क्षमता क्या होगा। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए संकुलन क्षमता। तो उसके लिए देखो हम पहले इसके डायग्राम को समझते हैं। क्या होगा संकुलन क्षमता मतलब यहाँ पे कितना परमाणु है, इस वाले कोण पे 3 परमाणु, क्योंकि यहाँ सेंटर में भी है ना। देखो एक परमाणु ये रहा, एक परमाणु उसके सेंटर में है, एक परमाणु इसके नीचे है, ये वाला परमाणु, ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, तीनों को हम ऐसे मिला दिए हैं तो ये बना है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, जो हम नंबर दिए हैं ए बी और सी। ठीक है, अब हम इस विकर्ण के, ये क्या है बॉक्स के पीछे वाला है परमाणु और ये बॉक्स के सामने वाला, तो यहाँ से यहाँ जो विकर्ण बन रहा है ये विकर्ण। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में हम इस विकर्ण क्या क्या सी से ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस विकर्ण का वैल्यू चाहिए, और इस विकर्ण का वैल्यू निकालने के लिए हमें इस वाले त्रिभुज का हम निकालेंगे। ठीक है, जो हम बचपन में जो पढ़े हैं क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, उस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस विकर्ण का वैल्यू निकालने के लिए हमें इस विकर्ण का वैल्यू चाहिए, और इस विकर्ण का वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं, इस वाले लंबवत आधार से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस वाले विकर्ण का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग क्या है त्रिभुज DCE में। ठीक है, त्रिभुज DCE में, तो त्रिभुज DCE में क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग, जो पाइथागोरस प्रमेय हम बचपन में पढ़े। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग मतलब CD का वर्ग, ठीक है, EC का वर्ग, EC का वर्ग और E और D का वर्ग। ठीक है,
अब हम किसी भी भुजा को हम a मानते हैं, ठीक है, सभी भुजाओं का मान हम a मानते हैं, पर ये तो विकर्ण है, भुजा तो है नहीं, तो उसका मान हम कैलकुलेट करेंगे। तो CD का वर्ग इज इक्वल टू सिंपल कैलकुलेशन है a स्क्वायर दोनों का मान रख दे। देखो c का मान रखे a और स्क्वायर यहाँ पे लगा है, ED का मान रखे a और यहाँ पे स्क्वायर लगा है, a स्क्वायर धन a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब इस वर्ग को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, वर्ग को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट लग जाता है, तो CD इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, ठीक है। CD का वैल्यू क्या आ गया अंडर रूट 2a। अब देखो यहाँ का मान तो आ गया हमारा अंडर रूट 2a। अब हमारे पास इस विकर्ण का वैल्यू है अंडर रूट 2a का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास इस विकर्ण का वैल्यू है, इस वाले भुजा को तो हम ऑलरेडी a ही बोलते हैं, अब इस वाले विकर्ण का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जब किसी दो भुजाओं का मान हमें पता हो तो तीसरी भुजा का मान या तीसरी कोण का मान हम निकाला जा सकता है, ठीक है, पाइथागोरस में। अब लेंगे हम त्रिभुज ACD को, ठीक है। अब हम इस वाले त्रिभुज का हम बात करेंगे, ACD वाले त्रिभुज, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा फिर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक। अब CD का वर्ग, तो CD का वर्ग क्या आ चुका है 2a स्क्वायर, तो हम यहाँ रख देंगे 2a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हम 2a स्क्वायर रख दिए, उसके बाद प्लस DA का वर्ग, DA का स्क्वायर क्या हो जाएगा DA का वर्ग, ये तो भुजा है a है तो हम a का वर्ग रख देंगे। दोनों को ये वर्ग और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ये वर्ग और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर में a के स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, और इसका रूट इसका जो वर्ग लगा है उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर। अब ये AC का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब AC का वैल्यू है तो यहाँ से A और C के बीच की दूरी है AC जो है अंडर रूट 3a स्क्वायर। अब AC के बीच में कितनी त्रिज्या आ रहा है हम उसको देखेंगे। देखो क्या है, इस परमाणु के अंदर एक परमाणु है, ठीक है, ये जो सेंटर है उसमें एक परमाणु है, ये जो सेंटर है उसमें क्या है एक परमाणु है, और ये जो सेंटर है उसमें एक परमाणु। तो यहाँ पे 3 परमाणु दिख रहा है, एक परमाणु ये, सेकंड परमाणु ये और थर्ड परमाणु ये। अब इस परमाणुओं की त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या r, इसकी भी त्रिज्या r, इसकी भी त्रिज्या r और इसकी भी त्रिज्या। एक व्यास है, पूरे गोले में 2 त्रिज्या होता है, ये पूरे को व्यास बोलते हैं, आधे को त्रिज्या। तो 4r 1 2 3 4, 4r दिख रहा है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं 1r 2r 3r और 4r, ठीक है, ये बीच का ही है 3, क्योंकि सेंटर में एक परमाणु है ना, इसलिए हम इसको 2r मान रहे हैं सेंटर को। तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r, ठीक है, AC की जगह में हम क्या रख दिए 4r, सिंपल है, यहाँ से हम समझ गए। अब इस 4r में एक a का वर्ग है तो a को बाहर निकाल दिए, a का वर्ग है तो a को बाहर अंडर रूट 3। अब a का वैल्यू आ जाएगा 4r अंडर रूट 3। अब a क्या है आयतन है, तो ये क्या है आयतन। अब इस आयतन में कुल आयतन निकालेंगे, ये तो एक भुजा का निकला था, अब हम जैसे ही सरल गणित संरचना में सेम किए थे वैसे ही यहाँ भी करेंगे। कुल आयतन ये तो एक का है, एक ही भुजा का, पर क्या होता है किसी भी क्यूब में 3 होता है ना, किसी भी क्यूब का हम आयतन निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई में a, चौड़ाई में a, ऊंचाई में, तीनों भुजा, सारी भुजा को तो हम a मानते हैं ना, ठीक है, सभी भुजा को हम a मानते हैं, तो a क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब हुआ तो इसका a का वैल्यू भी क्यूब हो जाएगा, तो 4r अंडर रूट 3 का पावर क्यूब, ठीक है। अब ये तो निकल गया हमारा टोटल आयतन, इस बॉक्स का टोटल आयतन। अब क्या निकालेंगे कि इस टोटल बॉक्स में कितना परमाणु अंदर स्थित है, ठीक है। अब कितना परमाणु स्थित है, हम परमाणु को मानते हैं क्या एक गोला, ठीक है, परमाणु को हम क्या मानते हैं गोला, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। चूंकि अब सरल अपन क्या देख रहे हैं अंतः केंद्रित घनी संरचना, अंतः केंद्रित घनी संरचना मतलब BCC, तो BCC में होता क्या है, BCC में 2 परमाणु होता है, बॉक्स के अंदर कितना परमाणु होता है 2 परमाणु। ये 2 परमाणु कैसे आया हम पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं, अभी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 परमाणु कैसे आया। 1/8 होता है 8 किनारों के लिए, ठीक है, ये किनारे में 8 परमाणु है, प्लस जो सेंटर में है उसको हम 1 लिखेंगे, ये कैंसिल, तो 1 + 1 क्या आ जाता है 2, तो 2 परमाणु होता है, तो एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई r क्यूब गुणा 2 कर देंगे तो दोनों परमाणु का निकल जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम संकुलन क्षमता, जो हमारा मेन मोटिव है। संकुलन क्षमता मतलब किसी भी बॉक्स के अंदर कितना परमाणु स्थित है और उसमें कितना जगह बचे कि और कितना परमाणु आ सके, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे संकुलन क्षमता।
सिंपल है, हम कहीं जाने के लिए बैग पैक करते हैं तो बैग में क्या करते हैं, पूछते हैं ना कि कितना भरा, कितना जगह बचे। तो वही है कि संकुलन क्षमता कितना भरा हुआ है उस बॉक्स के अंदर, मतलब इस क्यूब के अंदर, मतलब एक एकक कोष्ठिका के अंदर, और कितना जगह वहां पे खाली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या निकालते हैं हम, भरा हुआ आयतन, मतलब जितना आयतन उसमें भरा हुआ है, और कुल आयतन। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड कर देते हैं, कितना जो घेरा गया कुल परमाणु का आयतन है, वो घेरा गया कुल आयतन वो ऊपर लिखेंगे, बटे में क्या करेंगे, कुल आयतन। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दिए। अगर हमको परसेंट निकालना है तो हम उसको 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जब टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 68%, 68%। तो हमें इससे क्या पता चला कि इस क्यूब में अगर कोई संरचना है अंतःकेंद्रीय घनी संरचना, तो उसमें 68% जो जगह है, 68% जगह है, वो उस क्यूब के अंदर पैक है, भरा हुआ है। और उसमें खाली कितना है, 32%। जो 32% है वो जगह खाली है, उसमें हम और परमाणु डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या क्या पढ़ लिए, अंतःकेंद्रित और सरल घनी संरचनाओं के बारे में हम संकुलन क्षमता निकाल चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो FCC है, फेस सेंटर्ड घनी संरचना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसके बारे में हम संकुलन क्षमता निकालेंगे। अगर वीडियो समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।